एक बूढ़े किसान को धक्का दिया, फाइल फेंकी और कहा, नेताजी का आदमी हूं, कुछ नहीं होगा मेरा। वो नहीं जानता था जिस औरत को उसने धकेला था वो इस पूरे जिले की एसएसपी थी। सर्दियों की धुंध अभी पूरी तरह से छटी नहीं थी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। एक साधारण सी हरे रंग की सलवार सूट पहने महिला, बालों में एक मामूली क्लिप लगाए, पैरों में पुरानी चप्पलें, कंधे पर एक कपड़े का थैला, जिले की तहसील ऑफिस के बाहर बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। वो एक थर्मस से चाय पी रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये साधारण दिखने वाली महिला दरअसल एसएसपी कविता राणे थी, इस जिले की सबसे युवा और सबसे तेज पुलिस अधिकारी। कविता को आज जानबूझकर यहां भेष बदल कर आना था। पिछले 3 महीनों से तहसील ऑफिस के बाहर किसानों की शिकायतें आ रही थीं। जमीन के कागज नहीं बन रहे, मुआवजा नहीं मिल रहा और जो शिकायत लेकर जाता है उसे धमकाया जाता है। लेकिन कोई भी शिकायतकर्ता थाने में लिखित में देने को तैयार नहीं था। डर था और कविता जानना चाहती थी कि वो डर कहां से आता है। थोड़ी देर में उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। बरगद के पेड़ के दूसरी तरफ जमीन पर सीधे बैठा था एक बूढ़ा किसान, राम किशन, कोई 65 साल का। धोती कुर्ता, सर पर पुरानी गमछा, पैरों में टूटी हुई चप्पलें। उसके हाथ में काफी पुराने दिखते कागजों की एक मुड़ी तुड़ी फाइल थी, जिसे वो दोनों हाथों से ऐसे पकड़े था जैसे वो उसकी जान हो। उसकी आंखें तहसील के मुख्य दरवाजे पर टिकी थीं, प्रतीक्षा की वो मुद्रा जो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं। कविता ने थर्मस बंद किया और उसके पास चली गई। काका, सुबह से बैठे हो, अंदर नहीं गए? राम किशन ने ऊपर देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक सीधी साधी ईमानदारी थी जो पैसे से नहीं आती। बेटी, 7 बार आ चुका हूं, आज 8वीं बार। कविता बैठ गई उसके बगल में जमीन पर। क्या काम है काका? राम किशन ने वो मुड़ी तुड़ी फाइल खोली। अंदर जमीन के पुराने कागज थे, एक नक्शा था और एक सरकारी नोटिस था। बेटी, हमारे 5 बीघा खेत थे, बाप दादा के जमाने से। पिछले साल सरकार ने बाईपास रोड के लिए अधिग्रहण कर लिया। कहा था कि मुआवजा मिलेगा। 1 साल हो गया, ना मुआवजा न जमीन वापस। और जब भी इस दफ्तर में आता हूं तो ये बाबू लोग कहते हैं, नेताजी से पूछो। नेताजी? कविता ने धीरे पूछा। राम किशन ने आवाज और धीमी कर ली। विधायक साहब, भूपेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ के। कहते हैं कि उन्हीं की अनुमति से मुआवजे की फाइल आगे बढ़ेगी। और उन्होंने क्या कहा? राम किशन की आंखें नम हो गईं। बेटी, उनके घर 3 बार गया। पहली बार चपरासी ने दरवाजे से ही भगा दिया, दूसरी बार उनके आदमियों ने धक्का देकर निकाला, तीसरी बार वो रुक गया। तीसरी बार क्या हुआ काका? राम किशन ने अपनी बाईं बांह की आस्तीन थोड़ी ऊपर की। कविता ने देखा, नीले पीले निशान, पुराने लेकिन अभी भी दिखते थे। उनके आदमियों ने पीटा और कहा, अगर अब दिखे तो केस में फंसा देंगे। कविता ने उसकी बांह देखी, उसके अंदर कुछ जला। काका, घर में कौन कौन है? बेटी है एक, पढ़ती है, और बुढ़िया, उसकी तबीयत खराब रहती है। खेत गया तो आमदनी भी गई। अब मजदूरी करता हूं, लेकिन इस उम्र में। उसकी आवाज टूट गई, वो आगे नहीं बोल पाया। कविता ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर तहसील के दरवाजे की तरफ। काका, चलो अंदर। राम किशन घबराए। नहीं बेटी, छोड़ो, वो लोग अच्छे नहीं हैं, तुम किसी झंझट में मत पड़ो। मैं झंझट में नहीं पड़ूंगी काका, कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बस एक काम है। दोनों तहसील ऑफिस के अंदर घुसे। अंदर का माहौल वैसा ही था जैसा हर सरकारी दफ्तर में होता है। पुरानी कुर्सियां, धूल भरी फाइलों के ढेल, एक पंखा जो आवाज तो बहुत करता था लेकिन हवा कम देता था, और काउंटर पर एक बाबू जो किसी को देख ही नहीं रहा था। बाबू का नाम था मनोहर प्रसाद, 50 के आसपास, तोंद, चिकनाहट भरा चेहरा, उंगलियों में सोने की अंगूठियां। कविता काउंटर के सामने गई। भाई साहब, इनका मुआवजे का काम है। राम किशन जी, 5 बीघा जमीन अधिग्रहण हुई थी, 1 साल हो गया। मनोहर प्रसाद ने ऊपर भी नहीं देखा। बैठो, नंबर आएगा। इनका नंबर कब से है? कविता ने पूछा। सुबह से। काका, सुबह से नहीं, 7 महीने से आ रहे हैं। अब मनोहर प्रसाद ने ऊपर देखा। कविता को ऊपर से नीचे तक घूरा। एक साधारण हरे सलवार सूट, कोई रौब नहीं। उसने वापस फाइल में नजरें गड़ा लीं। तुम कौन हो इनकी, बेटी हो? नहीं, लेकिन ये सवाल जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इनका काम क्यों नहीं हुआ। मनोहर प्रसाद ने फाइल बंद की, थोड़ा आगे झुका। देखो बहन जी, समझदार लगती हो, ये काम अपने आप नहीं होता।
ऊपर से हाँ आनी चाहिए, और वो हाँ मुफ्त में नहीं आती। उसकी उंगली की सोने की अंगूठी काउंटर पर ठक ठक बजी। इशारा साफ था। कविता ने रामकिशन की तरफ देखा। बूढ़े किसान के चेहरे पर वही थकी हुई पहचान थी। ये बात उसने पहले भी सुनी थी। कविता ने मनोहर प्रसाद की आंखों में देखकर कहा, ये रिश्वत है, और रिश्वत मांगना कानूनन अपराध है। मनोहर प्रसाद ठहाका लगाकर हंसा। वाह, कानून? अरे बहन जी, यहाँ कानून नेताजी की जेब में रहता है। जाओ, नेताजी से मिलो और उनसे हाँ लेकर आओ, तब बात होगी। तभी पीछे से एक और आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? एक आदमी अंदर के कमरे से निकला। सुरेश नायक, तहसीलदार का पीए, लंबा तीखा चेहरा, महंगी घड़ी, पैंट शर्ट में। उसके पीछे दो आदमी और थे, सरकारी कपड़ों में नहीं। दोनों के चेहरे पर वो खास किस्म का खालीपन था जो भाड़े के गुंडों का होता है। सुरेश नायक ने कविता को देखा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों हंगामा कर रही हो? हंगामा नहीं कर रही, ये बुजुर्ग किसान अपना हक मांगने आए हैं। हक? सुरेश नायक हंसा। इसे पता भी है कि इसका हक कहाँ से मिलता है? नेताजी के आशीर्वाद से। और नेताजी का आशीर्वाद? उसने अंगूठे और उंगली को रगड़ा। खाली हाथ नहीं मिलता। कविता ने रामकिशन की बाह पर वो निशान याद किए। उसने सुरेश नायक की आंखों में देखकर कहा, इन बुजुर्ग को नेताजी के आदमियों ने पीटा है, मुआवजे की फाइल जानबूझकर रोकी गई है, और अब आप रिश्वत मांग रहे हैं। ये सब दर्ज होगा। सुरेश नायक का चेहरा बदल गया। दर्ज? किससे करवाओगी? थाने जाओगी? थाने वाले भी नेताजी के हैं। फिर उसने पीछे खड़े दोनों आदमियों की तरफ मुड़कर कहा, इन्हें बाहर करो। दोनों आगे बढ़े। एक ने रामकिशन की बाह पकड़ी और उन्हें खींचने लगा। बूढ़े के हाथ से फाइल छूट गई। कागज जमीन पर बिखर गए। रामकिशन लड़खड़ाए। उनकी टूटी चप्पल का पट्टा टूट गया। छोड़ो उन्हें, कविता ने आगे बढ़ते हुए कहा। दूसरे आदमी ने कविता का रास्ता रोका। चल हट, बड़ी आई हक की बात करने वाली। कविता नहीं हटी। हटो रास्ते से, सुरेश नायक ने चिल्लाते हुए कहा। निकालो इन दोनों को। और अगले ही पल सुरेश नायक के इशारे पर उस आदमी ने कविता को धक्का दे दिया, एक जोरदार धक्का। कविता 2 कदम पीछे गई और दीवार से टकराई। उसकी पीठ दीवार से लगी और उसके हाथ का थर्मस जमीन पर गिर गया। रामकिशन चीखे, अरे ये क्या कर रहे हो? औरत है ये। उसे और खींचा गया। कविता दीवार से सटी खड़ी रही। उसकी पीठ दर्द कर रही थी। उसके हाथ की त्वचा थोड़ी छिल गई थी दीवार से रगड़ने पर। उसने नीचे गिरे थर्मस को देखा, फिर रामकिशन को देखा जिसे घसीटा जा रहा था, फिर जमीन पर बिखरे उन पुराने कागजों को देखा जिन्हें एक बूढ़े किसान ने सालों से संभाल कर रखा था। उसके अंदर जो जल रहा था अब वो एक निर्णय बन चुका था। उसने मन में सोचा, अभी नहीं, अगर अभी बता दिया तो ये सब डर से माफी मांगेंगे, नेताजी तक खबर पहुंचेगी, सब बच निकलेंगे। मुझे इस पूरे सिस्टम की जड़ देखनी है। मुझे वो आदमी देखना है जो इस सब के पीछे है। उसने चुपचाप वो आदमी जाने दिया। दोनों को दफ्तर से बाहर धकेल दिया गया। बाहर सड़क पर रामकिशन बरगद के पास गिरे हुए कागज समेट रहे थे। उनकी आंखों से आंसू थे। कविता उनके पास बैठी और एक एक कागज उठाने में मदद की। बेटी छोड़ दो, इन लोगों से कुछ नहीं होगा, नेताजी बहुत बड़े हैं। कविता ने आखिरी कागज उठाया और फाइल में रखा। काका, नेताजी कहाँ मिलेंगे आज? रामकिशन चौंके। आज तो उनका जनता दरबार है, हर बुधवार को बस स्टैंड के पास वाले दफ्तर में। कविता ने घड़ी देखी। चलो। जनता दरबार का दफ्तर बस स्टैंड के पास एक बड़ी इमारत में था। बाहर भीड़ थी। किसान, मजदूर, बुजुर्ग, सब अपनी अपनी फाइलें लिए, सब इंतजार में। अंदर एक बड़े कमरे में विधायक भूपेंद्र सिंह राठौर दरबार लगाए बैठे थे। वो 55 के आसपास थे। भारी शरीर, गहरी रंगत, सफेद कुर्ता पजामा। दाईं तरफ उनका पीए बैठा था, बाईं तरफ 2-3 चमचे, और दरवाजे पर 4 मजबूत आदमी खड़े थे। कविता और रामकिशन अंदर घुसे। रामकिशन को देखते ही राठौर का चेहरा एक पल के लिए जमा, फिर मुस्कुराए, वो मुस्कान जो असली नहीं होती। अरे रामकिशन, फिर आ गए? कितनी बार समझाया है। नेताजी, मेरा मुआवजा होगा होगा, राठौर ने हाथ हिलाया। सब होगा, बस थोड़ा इंतजार। कविता आगे बढ़ी। नेताजी, ये किसान 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। इनकी जमीन सरकार ने ली है, मुआवजा कानूनन इनका अधिकार है, इसमें थोड़ा इंतजार क्यों? राठौर ने कविता को देखा। तुम कौन हो? एक नागरिक। राठौर ने अपने पीए से कुछ कहा। पीए ने कमरे में बाकी लोगों को बाहर जाने का इशारा किया। कमरा खाली होने लगा। जब कमरे में सिर्फ वो लोग रह गए तो राठौर की मुस्कान गायब हो गई। देखो लड़की, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे काम में दखल देने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। ये बुढ़ा, उन्होंने रामकिशन की तरफ इशारा किया, एक बार पहले भी नहीं माना, देखो क्या हुआ उसे। उनकी आंखों में वो निर्लज्जता थी जो लंबे समय की सत्ता देती है। कविता ने सीधे उनकी आंखों में देखा।
आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्हें पिटवाया था। मैंने कुछ नहीं कहा, राठौर ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उन्होंने दरवाजे पर खड़े आदमियों को इशारा किया। इन दोनों को बाहर करो और इस बुढ़े को बता दो, अगर अब कहीं दिखा तो जमीन भी नहीं मिलेगी और जेल भी मिलेगी। आदमी आगे बढ़े। कविता ने एक कदम पीछे नहीं लिया। रुकिए। उसकी आवाज में कुछ था, एक धार। राठौर का हाथ एक पल को रुका। आप विधायक हैं, सार्वजनिक सेवक हैं। इस बुजुर्ग किसान का मुआवजा 1 साल से रोका हुआ है। इनकी जमीन गई, आमदनी गई, इन्हें पिटवाया गया और अभी आप इन्हें धमका रहे हैं। ये सब दर्ज होगा। राठौर हंसे, लंबे ठहाके। दर्ज होगा? किसके सामने? एसपी मेरा है, कलेक्टर को मैं जानता हूं, अखबार वाले मेरी जेब में है। तुम जाओगी कहां? कविता ने जवाब नहीं दिया। राठौर ने अपने आदमी को इशारा किया, ले जाओ इन्हें। एक आदमी ने कविता की बाह पकड़ी। कविता ने बाह नहीं छुड़ाई। उसने एक बार राम किशन की तरफ देखा। बूढ़े किसान की आंखों में डर था और साथ में कुछ और भी, एक अजीब सी उम्मीद जो वो खुद नहीं समझ पा रहा था।